एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ फ्रेंड्स हाइकिंग के लिए जा रहे होती हैं। ये सारी नेबर्स भी होती हैं और इन 4 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स जो हैं इनमें से एक की बेटी हमारे ड्रामे की हीरोइन है और एक का बेटा हमारे ड्रामे का हीरो है। और इन दोनों के बच्चे ही बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, अपनी अपनी स्टडीज़ में ये अच्छे मार्क्स लेते हैं और जॉब में भी बड़े ये क्वालिफाइड होते हैं। और फिर ये दोनों ही हर छोटी से छोटी बात पर, बड़ी से बड़ी बात पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती हैं और एक तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे की बात को रिजेक्ट करती रहती हैं। जैसे कि हमारे ड्रामे की हीरोइन की माँ अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही है, लगता है तुमने रिसेंटली कोई ट्रीटमेंट करवाई हुई होगी। जिस पर इसकी दोस्त इसको कहती है कि हाँ, मैंने बोटॉक्स करवाया है। ये कहती है कि ये तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुमने बोटॉक्स करवा लिया, इससे तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा खिल गई है, तुम यंग यंग सी लग रही हो। जिस पर हमारे हीरो की माँ जल्दी से बोल उठती है और बड़े एटीट्यूड के साथ ये कहती है कि मुझे ये बोटॉक्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेचुरल लुक से बढ़कर भला क्या बात हो सकती है, लोग पता नहीं क्यों फजूल में अपनी एज को छुपाते फिरते हैं। फिर सीईओ की माँ कहती है, सीईओ असल में हमारे ड्रामे की हीरोइन का नाम है। फिर सीईओ की माँ कहती है कि ये जैकेट मेरी बेटी ने मेरे लिए भेजी है यूएस से, कितनी प्यारी और एक्सपेंसिव है। इस बात पर इसके फ्रेंड इसकी जैकेट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। सीईओ हमारे ड्रामे की हीरोइन का नाम है और सीयोंग हमारे ड्रामे के हीरो का नाम है। सीयोंग की माँ कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी अपने बेटे से कोई गिफ्ट नहीं लेती हूँ, मैं ऐसी ग्रीडी माँ नहीं हूँ। सीईओ की माँ कहती है कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हें खुद ही कुछ बेचता नहीं होगा, वरना वो अगर तुम्हें भेज दे तो तुम भी लो। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा मुझे कुछ बेचता नहीं है क्योंकि मैं उसे डिमांड ही नहीं करती, और अगर वो मुझे कुछ बेचने भी लगता है तो मैं इसको साफ साफ मना कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह की मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इस तरह की चीज़ों को लेने में। और वैसे भी मेरा बेटा ही मेरे लिए गिफ्ट है, वो इतना लायक फायक है, इसे तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला हुआ है उसके काम के लिए। इनके फ्रेंड सीयोंग की माँ की बात पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। सीयोंग की माँ जल्दी से बोल पड़ती है कि मेरी बेटी तो यूएसए की फला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। ये भी कहती है कि मेरा बेटा भी फला जगह से पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर हमें सीयोंग और सीयोंग दोनों के क्लिप्स दिखाए जाते हैं, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं ये अभी भी एक दूसरे से अपने बच्चों को कम्पीट कर रही होती हैं कि मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा वो करता है, मेरा बच्चा यहाँ पर पढ़ा था, मेरी बेटी यहाँ पर पढ़ी थी। और ये 2 फ्रेंड्स वहाँ से चले जाती हैं और जाते जाते मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहती हैं कि एक तो ये दोनों हर जगह पर स्टार्ट हो जाती हैं, अपने अपने बच्चों का एक दूसरे से मुकाबला करने लगती हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है जिसमें हमारे हीरो सीईओ को अवार्ड मिलना होता है। यहाँ पर एक लड़की आकर एक आदमी से पूछती है जो कि असल में सीईओ का बिजनेस पार्टनर भी होता है। वो इसको कहती है कि सीईओ कहाँ पर है। ये इधर उधर देखने लगता है लेकिन इसको सीईओ कहीं पर दिखाई नहीं देता और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि सीईओ एक लेडी से मिलने के लिए आया हुआ होता है और इसे ये कहता है कि मैं एक मेमोरियल पार्क बनाना चाहता हूँ, डिज़ाइन करना चाहता हूँ। असल में ये एक आर्किटेक्चर होता है। वो कहता है कि मैं एक मेमोरियल पार्क को डिज़ाइन करना चाहता हूँ जहाँ पर मर जाने वाले लोगों की फैमिलीज ग्रेव्स को विजिट करने के लिए जब आएँ तो इनके लिए एक शेल्टर होना ज़रूरी है। इसके इस आइडिया पर ये लेडी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। इतने में इसको इसके पार्टनर की कॉल आती है। वो इसको कहता है कि अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, तुम कहाँ पर रह गए हो। वो कहता है कि मैं बस 5 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ और फिर वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की इससे बार बार पूछ रही होती है कि सीयोंग अभी तक आया क्यों नहीं है, वो कब तक आ जाएगा, कहीं वो अवार्ड के लिए लेट ही ना हो जाए। इतने में अवार्ड की अनाउंसमेंट की जाती है कि नेक्स्ट अवार्ड गोज टू सीयोंग। सीयोंग का नाम लिया जाता है, पार्टनर अवार्ड लेने के लिए जाने लगता है क्योंकि इसको लगता है कि सीयोंग तो अभी तक आया नहीं है तो इसके बिहाफ पर मैं ही जाकर अवार्ड को रिसीव कर लेता हूँ। लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ से एकदम से आ जाता है और इसके पास से गुजर जाता है अवार्ड लेने के लिए और ये देखता रह जाता है। ये जाकर अवार्ड को रिसीव करता है और ये लड़की जल्दी से इसकी वीडियो बनाने लगती है लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा स्पीच नहीं देता, बस थैंक्स ही बोलकर अवार्ड लेकर वापस स्टेज से नीचे आ जाता है। जिस पर ये दोनों थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि इसने स्पीच क्यों नहीं दी। सीन फिर से इन लेडीज़ पर शिफ्ट हो जाता है। सीईओ की माँ याहू की आवाज़ निकालती है। सीईओ की माँ कहती है कि आजकल ऐसे याहू की आवाज़ निकालना बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गया है और वैसे भी अब तुम ओल्ड एज लेडी हो, तुम्हें ऐसी ऊंची हरकतें सूट नहीं करती है। जिस पर वो कहती है कि मैं तो बार बार ऐसे ही याहू की आवाज़ निकाला करूँगी, मेरी बेटी शादी जो कर रही है। और फिर वो खुशी खुशी सबको शादी का कार्ड दिखा देती है जो कि बहुत ही प्यारा होता है। वो कहती है कि मेरी बेटी नेक्स्ट महीने शादी कर रही है।
जिस पर सीओ की माँ कहती है कि मेरा बेटा तो सिर्फ अपने बिजनेस पर ही ध्यान देना चाहता है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। सीओ की माँ कहती है कि उसे कोई लड़की शायद लिफ्ट ही नहीं करवाती होगी, जबकि मेरी बेटी के आगे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई होती है। और यहाँ पर इन दोनों की दोबारा से वही बातचीत शुरू हो जाती है, फाइट और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं सीओ जहाज में कोरिया वापस आ रही होती है, ये यूएस से वापस आ रही होती है और ये सो रही होती है। एयर होस्टेस इसको आकर जगाने लगती है। वो कहती है कि बस हम लैंड करने ही वाले हैं, आप सब लोग अपनी सीट संभालें। लेकिन ये तो उठती ही नहीं है। ये इसको थोड़ा सा हिलाकर उठाती है तो वो तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है, एकदम से उठ जाती है और इसको सॉरी करती है। एयर होस्टेस कहती है कि नहीं, सॉरी तो मुझे करना चाहिए था कि मैंने आपकी नींद को डिस्टर्ब किया। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुमने मुझे जगा दिया। असल में मैं बहुत ही बुरा एक ख्वाब देख रही थी कि कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा पीट रहा है, और तुमने तो फिर बहुत ही अच्छा किया कि तुमने मुझे जगा दिया। अगले सीन में हम देखते हैं फिर ये जहाज़ की खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है कि लगता है मैं वापस आ गई हूँ। इसके फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि ये किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड है, परेशान है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इसकी एक फ्रेंड भागती भागती एयरपोर्ट पर इसको रिसीव करने के लिए आती है। ये बैग के ऊपर चढ़कर बैठी हुई होती है। इसकी फ्रेंड इसको कहती है कि तुम्हें आने से पहले टाइम पर मुझे बताना तो चाहिए था, तुमने अभी अभी 1 घंटा पहले मुझे कॉल की है और मैं वॉशरूम में थी। अपने आप को मैंने प्रॉपरली क्लीन अप भी नहीं किया और मैं भागती भागती यहाँ पर आ गई हूँ। इसके फेस पर कुछ काला काला सा लगा हुआ होता है। सीईओ को देखकर कहती है कि हाँ, तुम्हारी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुमने अपने आप को साफ सुथरा भी नहीं किया और भागती भागती तुम यहाँ पर आ गई हो। फिर इसकी फ्रेंड इसको कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा स्लिम हो गई हो इतने सालों में। ये अपनी फ्रेंड को कहती है कि बाकी सारी बातें छोड़ो, जल्दी से आकर मेरे गले लग जाओ। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग करने लगती हैं। तो इसकी फ्रेंड इसको हग करने के बजाय पीछे से इसका बैग पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। ये इसको शरारत से कहती है चोर चोर, और ये भी इसके पीछे फिर भागती है। फिर ये दोनों गाड़ी में काफ़ी बातें कर रही होती हैं, अपने चाइल्डहुड को याद कर रही होती हैं। और ये कहती है कि मुझे भूख लग गई है, और फिर वो खाने की कोई अच्छी सी जगह, रेस्टोरेंट वगैरह, शॉप वगैरह ढूंढने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं सीईओ का पार्टनर इसको कहता है कि तुमने स्पीच क्यों नहीं दी, और तुमने तो मेरा नाम भी स्टेज पर नहीं लिया। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो स्पीच भी थोड़ी बहुत दी है और तुम्हारा नाम भी मैंने शायद लिया ही है। वो कहता है कि झूठ ना बोलो, तुमने तो मेरा नाम लिया ही नहीं है और तुमने तो सिर्फ थैंक्स बोला था। और यहाँ पर फिर एक बहुत ही फेमस बिजनेस वूमेन खड़ी हुई होती है। ये सियांग को देकर स्माइल पास करती है, जिस पर इसका पार्टनर कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर लड़का इसके लिए ऑब्सेस्ड है, चलो चलकर इससे मिलते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं इसको अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, बस 1-2 दफ़ा किसी पार्टी में ही मेरी इससे मुलाकात हुई है। और वो वहाँ से जाने लगता है, जबकि इसका पार्टनर इसको इंसिस्ट करता है कि नहीं नहीं, चलो मुझे इसके पास लेकर जाओ और मेरा इंट्रो इसके साथ करवा दो। लेकिन वो इसकी बात पर नहीं रुकता और चला जाता है। जाते जाते भी ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीयोंग ड्राइव करते हुए आ रहा होता है और इधर ही इनकी गाड़ी भी खड़ी हुई होती है और ये एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये अपनी फेवरेट फूड शॉप पर खाने के लिए आती है, जहाँ पर ये अपने चाइल्डहुड के स्कूल के ज़माने में भी आया करती थी। ये राइस केक को ऑर्डर करती हैं, लेकिन जब ये खाती है तो इसका तो मुंह ही जल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। यूएसए में रहते रहते तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तुम कोरियन से ब्रिटिश बन गई हो। तभी यहाँ पर सीयू का भाई भी आ जाता है। ये कुछ यहाँ पर बाय करने के लिए आया हुआ होता है। सीयू के इसको आते आते देख लेती है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये जल्दी से अपने फेस को दूसरी साइड पर करके अपने मुंह को छुपाने लगती है। इसकी फ्रेंड भी देखती है कि इसको क्या हो गया है, वो भी पलट कर देखती है कि ये तो अपने भाई से छुप रही है। तो जिस पोजीशन में ये बैठते हैं ये भी इसी पोजीशन में बैठ जाते हैं। यहाँ पर आकर इसका भाई खाना ऑर्डर करता है और ये बेंच पर बैठ जाते हैं और इन दो लड़कियों की तरफ देखता है। इसको इनके बैग ही नज़र आती है, तो इसको नहीं पता चलता कि ये मेरी बहन है या मेरी ये बहन की दोस्त है। इसको लगता है कि ये पता नहीं कौन सी दो लड़कियां होंगी और शायद इनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरी साइड को मुंह फेरा हुआ है। तो फिर वो वहाँ से ऑर्डर लेकर चला जाता है। बाहर इसका जिम इंस्ट्रक्टर आकर इसको कान से पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है कि तुमने ओवर ईटिंग नहीं करनी है और तुमने साफ सुथरा खाना ही बस खाना है, और अब निकलो यहाँ से, जाकर एक्सरसाइज करो। और वो खाने का पैकेट खुद पकड़ लेता है और फिर ये खुद खाना खाते हुए शॉपकीपर से कहता है कि आपने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है, और फिर वो भी चला जाता है। तो मुँह सीओ को कहती है, मुँह असल में सीओ की इस दोस्त का नाम है। ये इसको कहती है कि तुम अब मुझे ये बात साफ साफ बताओ कि तुम अपने भाई से क्यों छुपती फिर रही हो। वो कहती है कि मैं इनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, और वो जिस तरह से ये बात इसको बताती है कि मैं इनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, जिस तरह से ये हेजिटेट हो रही होती है, घबरा रही होती है, इससे हमें पता चलता है कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों बालून से उठाए हुए आ रही होती हैं।
नूह को इसके ऑफिस की तरफ से कॉल आ जाती है, कोई इमरजेंसी होती है, इसको फ़ौरन से पहले जाना पड़ता है। ये जल्दी से वहाँ से चले जाती है। ये तो इसको कहती रह जाती है कि तुम ना जाओ, मैं 1-2 रात के लिए तुम्हारे साथ स्टे करना चाहती हूँ और फिर मैं जाकर अपनी फैमिली से मिलूँगी, प्लीज़ तुम ना जाओ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, नहीं मुझे तो जाना है और वो इसको छोड़कर जल्दी से भाग जाती है। और फिर ये चलते-चलते एक जगह पर आ जाती है। ये देखती है कि ये तो जगह काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर लग रही होती है। इसको याद आता है कि बचपन में इसकी माँ और सियोंग की माँ इन दोनों को इसी जगह पर नहलाया करती थी। यहाँ पर एक तरह से पब्लिक बाथ हुआ करता था। और यहाँ पर फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब इन दोनों की माँ इनको पकड़ कर कहती हैं कि तुम दोनों तो खेल खेल कर गंदे हो गए हो, चलो चलकर साफ हो जाओ। और ये दोनों ही फिर इनकार भी करते हैं कि हम घर जाकर शावर ले लेंगे, इस पब्लिक बाथ में हम एक दूसरे के सामने नूड होकर नंगा होकर बात नहीं ले सकते हैं। लेकिन इनकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं है, इट्स ओके, तुम दोनों काफ़ी छोटे हो अभी। और सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और ये कहती है कि हमारी माएँ कितनी ज़्यादा डेंजरस और वायलेंट हुआ करती थी, ऐसी माओं के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए। फिर वो सोचने लगती है कि ये जगह तो अब बिल्कुल चेंज हो गई है, ये किसकी होगी भला अब। इतने में पीछे से सोयोंग आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। इसने तो जो बालून्स पकड़े हुए होते हैं इसके हाथ से वो ही उड़ जाते हैं। ये इसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये जिस जगह पर तुम खड़ी हो ना, ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। वो हंसने लगती है और कहती है कि शक्ल देखी है तुमने अपनी, ये जगह और तुम्हारी प्रॉपर्टी। ये आकर इसके पाँव को हिट करता हुआ कहता है कि पाँव हटाओ यहाँ से, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जगह है। ये फिर वहाँ से जाने लगती है तो ये देखती है कि एक साइड से इसकी मम्मी अपनी फ्रेंड्स के साथ आ रही होती है। ये दूसरी साइड को भागने लगती है तो देखती है कि वहाँ से इसके डैडी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को लेकर आ रहे होते हैं। ये देखती है सोयोंग के पास कुछ बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं। ये जल्दी से एक बॉक्स में नीचे जाकर छुप जाती है और ये इसको कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी मम्मी पापा को ना पता चले कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। वो तो हेल्प करने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि निकलो यहाँ से, मैं भला तुम्हारी क्यों हेल्प करूँगा। और वो इसको बॉक्स के नीचे से निकालने लगता है, लेकिन वो इसको बार बार रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज़ आज लास्ट टाइम तुम मेरी हेल्प कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगी हेल्प करने के लिए, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कर दो। इतने में ये सब लोग सियोंग के पास आ जाते हैं। इसकी माँ तो इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और आकर इसको हग करती है। बाकी सब लेडीज़ भी इसको हेलो हाय करती है। सियो की डैडी भी आकर इसके साथ हैंड शेक करते हैं और फिर वो एप्पल इसको दे देते हैं खाने के लिए। और फिर ये इस पिंक कलर के बैग को देखकर कहते हैं कि ये किसका बैग है, यहाँ पर बीच रास्ते में पड़ा हुआ है, हमें पुलिस को बताना चाहिए, पता नहीं ये किसका बैग है जो यहाँ पर छोड़कर चला गया है। वो जल्दी से कहने लगता है कि नहीं, ये तो मेरा बैग है, आप इसको रहने दें, ये मेरा ही बैग है। वो कहते हैं कि पिंक कलर का तो बैग लड़कियों का होता है, तो क्या तुम्हें भी लड़कियों की तरह पिंक कलर अच्छा लगता है, जिस पर ये झूठ मूठ स्माइल कर देता है। फिर ये अपनी माँ को बताता है कि अब ये मेरा अपना ऑफिस है, अब मैं यहाँ पर अपना काम किया करूँगा, जिस पर इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ये भी अंदर बैठे बैठे ये सारी बातें बहुत ही अटेंटिवली सुन रही होती है। सीओ की माँ कहती है कि बेटा इस बॉक्स में क्या है, इसे यहाँ से हटा दो। वो कहता है कि असल में अपने ऑफिस का सारा ट्रैश मैं इसी बैग में डाला करूँगा, क्योंकि पहले भी मैंने इस बॉक्स में ट्रैश ही तो डाला हुआ है। जिस पर अंदर बैठी सीओ को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये तो मुझे ट्रैश बोल रहा है। फिर इन सब के चले जाने के बाद ये बाहर निकलने लगती है तो वो बॉक्स को पकड़कर इससे बाहर निकलने नहीं देता और कहता है कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम अपने पेरेंट्स से क्यों छुपती फिर रही हो, तो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये बॉक्स को फाड़ कर दूसरी साइड से निकल जाती है और ये कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो बॉक्स ही फाड़ दिया है। वो कहती है कि मैं तुम्हें भी फाड़ सकती हूँ। वो कहता है कि आंटी आप फिर से आ गई हैं। ये डर जाते हैं कि शायद मेरी माँ फिर से वाकई में आ गई है, लेकिन ये तो सिर्फ इसका एक प्रैंक होता है। फिर वो इससे कहती है कि वाह भाई वाह, ये ऑफिस तुम्हारा है। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है कि हाँ ये मेरा ही है। वो बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि हाँ ये मेरा ही है। वो कहती है कि फिर तो मैं यहाँ पर रह लूँगी, और वो ये कहकर जल्दी से अंदर भाग जाती है। ये तो परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, मेरी है, तुम जल्दी से निकलो यहाँ से। ये ऑफिस में आती है, ये भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। इसका ऑफिस तो काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है, यह तारीफ करती है। फिर वहाँ पर पड़े हुए कुछ एंटीक पीसेस को, जो कि असल में स्टेपिंग स्टोन्स की तरह के होते हैं, इनको ये टच करने लगती है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, खबरदार अगर तुमने इनको हाथ पे लगाया तो वो कहती है कि अच्छा तो फिर देखो मैं क्या करती हूँ। और फिर वो सारे के सारे पीसेस को 1 बाय 1 करके टच करने लगती है। वो कहता है कि लगता है तुम मेरे ऑफिस को नज़र लगा दोगी। वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, अभी भी वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल मीन से। वो कहता है कि तुम भी तो वैसे की वैसी ही हो, बिल्कुल इमेच्योर सी। वो कहती है कि बचपन में तो तुम थोड़ा बहुत ठीक भी थे, क्यूट लगा करते थे, लेकिन बड़े हो गए तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो।
जिस पर वो कहता है कि तुम तो बचपन में भी ऐसी ही थी, तुम तो बचपन में भी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं थी और ना ही तुम अब अच्छी हो, और अब जाओ यहाँ से। वो तो इसके बात की परवाह किए बिना कि ये मुझे यहाँ से जाने को कह रहा है, जल्दी से फर्दर अपस्टेयर चला जाती है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से जाओ, और तुम आगे आगे जाती जा रहे हो, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है। इन दोनों की बातों से हमें ये आइडिया तो हो ही जाता है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा गहरे दोस्त होंगे बचपन में, इसीलिए तो बिना किसी लिहाज के, तमीज़ के एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें ये बोलते जा रहे हैं। वो ऊपर आकर इसके रूफ सीने को देखकर इसको भी बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है। फिर एक एक चीज़ को ये चेक करने लगती है। फिर तार से इसका पाँव ट्रिप हो जाता है, ये गिरने लगती है और गिरते गिरते ये कबर्ड को पकड़ लेती है और फिर कबर्ड इस पर गिरने लगती है। ये जल्दी से आगे बढ़कर इसको सेव कर लेता है, कबर्ड को पकड़ता है और इसको चोट सी लग जाती है। ये कहता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, जब भी तुम मेरे आसपास होती है मुझे किसी न किस्म की प्रॉब्लम, चोट वगैरह लग ही जाती है। ये जल्दी से इसकी शर्ट को ऊपर करके इसकी चोट को चेक करने लगती है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, दूर रहो मुझसे। लेकिन वो तो ज़बरदस्ती देखने लगती है। वो देखती है कि इसकी बैक पर कुछ चोटों के ज़ख्मों के निशान होते हैं और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में एक दफ़ा इन दोनों का झगड़ा हो रहा था। इसका भाई इन दोनों का झगड़ा ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि इसने सीओ को धक्का दिया था और इसके बैक पर ज़ख्म हो गया था, ब्लड निकलना शुरू हो गया था और अभी तक इस चोट का निशान उसके बैक पर होता है। ये इस निशान को देखकर थोड़ा सा बुरा महसूस करती है, गिल्टी फील करती है और कहती है कि तुम्हारे बैक पर तो अभी तक चोट का निशान है। वो कहता है कि हाँ, मेरी पूरी बॉडी पर ऐसे बहुत से चोटों के, इंजरीज के निशान हैं जो तुम्हारी वजह से मुझे मिली थी, और अब प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम जब भी मेरे आसपास होती हो तो मुझे कोई ना कोई चोट तो लगती ही है, और अब ऐसा ना हो कि कहीं मुझे और ही चोट लग जाए। वो इससे कहती है कि मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं है, असल में मेरी कोई प्रॉब्लम है। और इसकी बात को टोकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, कि तुम्हारी क्या मजबूरी है क्या नहीं है, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वो भी फिर वहाँ से चले ही जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये आगे आगे आ रही होती है और ये पीछे पीछे आ रहा होता है। ये इसको कहता है कि तुम्हारे बैग की आवाज़ से मेरे कान फट रहे हैं, दूर रहकर चलो मुझसे। वो कहती है कि ये क्या फजूल बात कर रहे हो तुम, अगर तुम्हें बैग की आवाज़ इतनी ही बुरी लग रही है तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। वो हंस पड़ता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे मैं क्यों भला आऊँगा, तुम शायद भूल रही हो कि मेरा और तुम्हारा घर साथ साथ है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। फिर वो अपने घर के बहुत ही करीब पहुंचकर इसको अपना बैग पकड़ाती है और काफ़ी ज़्यादा कपड़े, जैकेट्स वगैरह ये पहन लेती है। वो तो हैरान हो रहा होता है कि ये क्या कर रही है। वो इसको कहती है कि इतने सारे कपड़े पहनने के बाद मुझे यकीन है कि जब मेरी माँ मुझे मारेगी तो मुझे पेन नहीं होगा, मैंने खुद को एक तरह से प्रोटेक्ट किया है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ आखिर तुम्हें मारेगी क्यों, तुमने क्या किया है। फिर वो हेजिटेट होते होते इधर उधर देखते हुए इससे बता ही देती है कि मैंने अपने इंगेजमेंट को तोड़ दिया है, अब मेरी कोई शादी नहीं होने वाली है। ये बात सुनकर तो ये शॉक हो जाता है और सीओ की माँ, डैडी और सीओ की माँ भी पीछे खड़े ये सुन लेते हैं। ये डरते डरते पीछे मुड़कर देखती है। इसकी माँ कहती है कि क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। ये तो भाग कर खुशी खुशी अपनी माँ से मिलने के लिए आती है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, पहले ये तो बताओ कि अभी अभी जो तुमने बोला है क्या वो सच है या फिर झूठ है। वो कहती है कि माँ वो सच है, मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है और अब मैं शादी नहीं करूँगी। इसके डैडी तो फ़ौरन गिर जाते हैं। ये कहती है कि डैडी आप ठीक तो है ना। इसके डैडी उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैंने कोई बुरा ड्रीम देखा है। और फिर ये सीओ को दोबारा से अपने सामने देखकर कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई ड्रीम नहीं देखा, तुम तो वाकई में कोरिया से आ गई हो और तुमने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया। और वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। इधर इसकी माँ इसको कहने लगती है कि फिर से बोलो ज़रा, तुमने क्या बोला है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, शादी से सिर्फ 1 महीना पहले तुमने शादी को कैंसिल करना था, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब कहते हो। वो कहती है कि माँ मैंने शादी कैंसिल कर दी है, भैया आपको कितनी दफ़ा मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे में तो सबको पता चल गया है कि मैंने शादी कैंसिल कर दिया और आपको तो मैं बार बार बताती जा रही हूँ और आपको अभी तक मेरी बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है। इसकी माँ इसको मारने लगती है। ये जल्दी से सीओ के पीछे छुपने लगती है और सीओ इसको बचाने लगता है, लेकिन इसकी माँ तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रही होती है। वो कहती है कि माँ क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं, क्या आप एक कहावत नहीं सुनी है कि सिर्फ पागल लोग, गूंगे लोग, बहरे लोग ही शादी करते हैं और बेवकूफ़ लोग ही शादी करते हैं, और मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं हूँ, इसलिए मैं शादी क्यों करूँ। इसकी माँ तो फिर से इस पर अटैक कर देती है, इसको मारने लगती है। वो कहती है कि माँ इसके अलावा एक और भी कहावत है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोई शादी करता है वो शादी के झगड़ों की वजह से, झमेलों की वजह से, परेशानियों की वजह से वक्त से पहले ही मर जाता है, और मैं नहीं मरना चाहती हूँ, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। और वो बड़े आराम से, कॉन्फिडेंस से अपनी माँ को छेड़ते हुए ये सारी बातें कर रही होती है। थोड़ी देर पहले तो वो इतना ज़्यादा डर रही थी अपनी माँ से, लेकिन अब ये
बातें वो जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी माँ से कह रही होती है, तो ये चीज़ बड़ी फ़नी लगती है। इसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तो तुम्हें आज ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। सियोंग कहता है कि आंटी आप आराम से अपनी बेटी की बात तो सुन ले, सिविलाइज्ड तरीके से आप बात करें, ये क्या तरीका है, आप इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं। ये भी कहती है कि कितनी बुरी बात है मम्मा कि आप दोनों यानी आप और डैडी के मरने से पहले मैं मर गई। तो इतने में इसके डैडी फिर से होश में आ जाते हैं और इधर ही आ जाते हैं और इसकी इतनी खतरनाक बातों पर ये फिर से बेहोश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जल्दी से CPR दो, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है बार बार। इधर से इसका भाई भी जिम से थका हारा हुआ वापस आ रहा होता है। ये कहता है कि ये शोर की आवाज़ कैसी है, लगता है कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है और चलो चल कर देखते हैं। इधर फिर से इसके डैडी उठकर आ जाते हैं। सीओ की माँ सीओ को मार रही होती है और इनको लग जाती है। ये अपनी वाइफ को गुस्से से कहते हैं कि एक तो तुम कोई बात सुनने नहीं दे रही हो, इसकी बात पहले सुन तो लो कि इसने ऐसा क्यों किया है। क्या उस लड़के ने इसको छोड़ दिया है या इसने उस लड़के को छोड़ा है? क्या उस लड़के ने इसको छोड़ दिया है या इसने उस लड़के को छोड़ा है? वो कहती है कि मैंने उस लड़के को छोड़ा है, उसने मुझे नहीं छोड़ा, उस लड़के ने मुझे चीट नहीं किया बल्कि मैंने उसको चीट किया है। इसकी इस बात पर तो ये तीनों और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि हैं क्या तुमने उस लड़के को चीट किया है, क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर था? वो कहती है कि ये बातें छोड़ें, इन पर हैरान होना आप बंद कर दें। आपको हैरान करने के लिए मेरे पास एक और भी न्यूज़ है, अगर आप मुझे मारेंगे नहीं तो मैं आपको वो बता दूं। इसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है बताओ, अब और कौन सी बात है? वो कहती है कि मैंने जा भी छोड़ दी है। फिर इसकी माँ कहती है अब तो तुम मुझसे जिंदा नहीं बचोगी और वो इसको मारने लगती है। और सियों की माँ बीच में आकर कहती है कि तुम बार बार मेरे बेटे को ही मारते जा रहे हो, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है और तुम बार बार उसी को मारते जा रही हो। बस करो अब ये ड्रामा। लेकिन सियो की माँ तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही होती है। ये दोनों जल्दी से वहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग जाते हैं। इसकी माँ भी इनके पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन वो काफ़ी दूर निकल आते हैं। और यहाँ पर हमें इनके बचपन का एक सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ऐसे ही भागा करते थे किसी भी शैतानी के बाद, शरारत के बाद, और इनकी माँ इनके पीछे पीछे ऐसे ही भागा करती थी। और सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। ये भागते भागते काफ़ी दूर आ जाते हैं। ये इसको कहती है कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, दोबारा मुझे कभी इतनी दूर घसीट कर लेकर ना आना। वो कहता है कि तुम्हें मैंने कब घसीटा था, तुमने ही तो मेरा हाथ पकड़ा था। वो कहती है कि मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। फिर इसको याद आता है कि इसने तो बहुत ज़्यादा जैकेट्स पहन रखी हैं। वो एक ट्री के पास इसको अपना बैग पकड़ाती है और कहती है कि दूसरी साइड पर तुम अपना मुंह मोड़ो, मुझे जैकेट्स को उतारना है। और फिर वो जैकेट्स को उतारने लगती है और ये दूसरी साइड को मुंह करके काफ़ी देर के लिए खड़ा रहता है। और फिर ये इससे पूछता भी है कि क्या तुमने जैकेट्स उतार ली हैं। अब मैं पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन इसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो वो हेजिटेट होते होते खुद ही पीछे को मुड़कर देखता है, तो ये तो कब के जैकेट्स को उतार कर सितारों को स्टार्स को देख रही होती है। फिर वो इसको कहती है कि मैं काफ़ी सालों के बाद कोरिया वापस आई हूँ, तो मैंने अपनी माँ को जी भर कर देखा भी नहीं है, मैंने इनको हक भी नहीं किया। मैं अपनी माँ को, मम्मा को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हें किसने बोला था कि तुम अपनी माँ के सामने इस तरह की बात करो, कि तुमने अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया है, तुमने उस लड़के को चीट किया है, इससे तो उनको गुस्सा आना ही था। तो फिर तो उन्होंने तुम्हें इसी तरह से वेलकम करना था, उन्होंने तुम्हें अपना फेस तो फिर प्यार से देखने नहीं देना था ना। वो इसको कहती है कि असल में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। या मैं रहकर वहाँ पर स्टडी करने के बाद फिर मुझे जॉब भी मिल गई और जॉब मिलने के बाद फिर मेरी एंगेजमेंट भी हो गई। मुझे फील हुआ कि इस सारे काम में, एंगेजमेंट में, जॉब में, स्टडी में मेरी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी और मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि मेरी ज़िंदगी एक रोबोट की तरह चल रही है। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को छोड़ा, जॉब को छोड़ा, एंगेजमेंट को तोड़ा और फिर मैं वापस आ गई हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ। ये भी बातें कर रहे होते हैं कि एक कपल इनके पास आ जाता है और इनको कहता है कि प्लीज़ हमारी फ़ोटोज़ को क्लिक करें। ये उठकर इनकी फ़ोटो को क्लिक करता है और फिर ये कपल इनसे पूछते हैं कि क्या हम आप दोनों की फ़ोटोज़ को भी क्लिक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें अपनी फ़ोटोज़ को कैप्चर करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लड़की इनसे कहती है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड लग रहा है, लगता है कि आप दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। ये कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर आप दोनों क्या दोस्त हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों दोस्त भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप दोनों फिर कौन है? ये कहती है कि ये मेरी मम्मी की दोस्त का बेटा है और वो कहता है कि ये मेरी मम्मी की दोस्त की बेटी है और ये इनका इंट्रो होता है। कुछ देर के बाद सियों के भाई की इसको कॉल आ जाती है। वो इसको कहता है कि मम्मी का मैसेज है कि आप इसको लेकर घर आ जाओ और मैं इसको पीटूंगी नहीं। वो इसको कहता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर पर बुला रही हैं और अब वो तुम्हें नहीं पीटेंगी, वो तुमसे आराम से कौन से बस बातें करना चाहती है। जिस पर ये तो डरने लगती है, लेकिन ये इसको तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें मारेंगे भी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, पहले भी तो मैंने तुम्हें रेस्क्यू किया है, तो चलो घर चलते हैं। और फिर वो इसको बड़ी मुश्किल से मनाकर घर लेकर आ जाता है। ये घर के दरवाजे पर आकर अंदर जाने से हिचकिचा रही होती है, डर रही होती है, लेकिन ये इसको फ़ौरन खींचते खींचते अंदर लेकर आ जाता है।
आगे इसकी माँ सोफे पर बैठी हुई रो रही होती है। ये अपनी माँ से डरते डरते और अपनी माँ की फिक्र भी करते हैं कि मेरी माँ रो रही है, अंदर आती है तो इसकी माँ इसको दोबारा से डंडा दिखाती है और ये फिर से भागने लगती है, लेकिन वो इसको अंदर जबरदस्ती छोड़कर बाहर से लाक लगाकर वहां से चला जाता है और फिर इसकी माँ इसकी पिटाई करने लगती है और इसकी चीख है ये जाता जाता अपने घर को सुनने लगता है और मुस्कुराने भी लगता है और दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी फील करता है कि अब बचपन की यादों को ताज़ा करने का दोबारा से टाइम आ गया है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक फिर से दिखाया जाता है इनके बचपन का, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़के एक दफ़ा इसको बुली कर रहे थे क्योंकि ये कोरियन बोलना नहीं जानता था। तो सियोक ने इसको रेस्क्यू किया था और ये बात याद करके ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर इस ड्रामे का एंड हो जाता है। यहाँ पर 2 सीन मुझसे मिस हो गए हैं जो कि मियो के होते हैं, सियो के फ्रेंड के होते हैं, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। एक्चुअली इसकी दोस्त 9/11/11 पर जॉब करती है, जहाँ पर लोगों को सिक्योर किया जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, एमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है और इसको कॉल आती है। इसको पता चलता है कि फलां रोड पर एक बंदा बैडली इंजर्ड है और वो गिर पड़ा है। ये जल्दी से उसको रेस्क्यू करने के लिए जाती है, लेकिन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रहा होता है, ड्रंक भी होता है और इसके माथे पर जख्म का निशान भी बना हुआ होता है। ये इसको नोट करती है तो इसको लगता है कि इसका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो इसको कहती है कि मैं तुम्हारा शुगर लेवल चेक करती हूँ और मैं तुम्हें हॉस्पिटलाइज्ड भी करूँगी, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वो तो बंदा काफ़ी ज़्यादा स्टबन होता है, वो इनकार कर देता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा और ना ही मुझे अपने शुगर लेवल को चेक करवाने की ज़रूरत है, तुम जल्दी से चले जाओ। लेकिन ये इसको बार बार इंसिस्ट करती है और वो बार बार इनकार कर देता है। और यहाँ पर एक लड़का भी आ जाता है, वो देखता है कि एक लड़की के साथ ये बंदा जो कि पेशेंट है किस तरह से डील कर रहा है, तो इसको बड़ा गुस्सा आता है कि ये बंदा जो पेशेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हो रहा होता है। तो ये वहाँ पर ऊंची आवाज़ में सबको कहता है कि आप लोग दूर रहें, मैं रेड बेल्ट हूँ और बहुत ही अच्छा मैं फाइटर हूँ, मैं अभी इस बंदे को काम डाउन करता हूँ और फिर ये आपसे शुगर अपनी चेक करवा लेगा। लेकिन वो जो पेशेंट होता है वो एक बॉटल को तोड़ता है और इन सबको डराने लगता है। ये लड़का जल्दी से बड़े कॉन्फिडेंस से आकर इसको किक मारने लगता है, लेकिन ये रास्ते में खुद ही गिर जाता है और इसके हाथ पर कांच चुभ जाता है। मियो कहती है कि तुम तो रेड बेल्ट हो और मैं ग्रीन बेल्ट हूँ, अब तुम मेरा कमाल देखो। और फिर वो जाकर इस पेशेंट को ऐसी किक मारती है कि वो फौरन से हार मान जाता है और फिर वो इससे ब्लड शुगर लेवल चेक करवाने लगता है और ये लड़का बड़ा हैरान होकर इसको देखने लगता है और इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर ये अपने असिस्टेंट्स को कहती है कि सबसे पहले तो इसको लेके जाओ, रेड बेल्ट वाले लड़के को लेके जाओ, सबसे पहले तो इसको ऐड प्रोवाइड करो। और फिर वो इसका भी शुगर लेवल वगैरह चेक करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लड़का इससे इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया हुआ होता है कि ये इसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में आ जाता है और ये बाहर को जा रही होती है तो इसकी इससे मुलाकात हो जाती है। ये इसको थैंक यू करता है कि आपने मुझे हेल्प प्रोवाइड की और मैं उस दिन स्लिप हो गया था और मैं बड़ी एम्बैरेसमेंट भी फील कर रहा हूँ, जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, और वो वहाँ से जाने लगती है। ये इसका नाम भी पूछता है और इसका नंबर वगैरह भी लेने लगता है। ये अपना नंबर इसको नहीं देती और वहाँ से चले जाती है। और ये 2 सीन थे जो मुझसे मिस हो रहे थे और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं सियोंग किसी मीट शॉप में बैठा हुआ स्कूल यूनिफॉर्म में ग्रिल्स को धो रहा होता है। इसे सियुक पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सियुक ने तो इसे बोला था कि चलो मैं तुम्हें किसी बहुत ही अच्छी सी जगह पर लेकर जाकर खाना खिलाती हूँ, लेकिन वो तो इसको लेकर यहाँ पर आ गई हुई होती है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती है, ग्रिल्स को धोने का काम करती है और अब ये इससे भी ग्रिल्स को वॉश करवा रही होती है। इसे तो इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसको कहने लगता है कि आज के बाद मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूँगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा डफर और इडियट इंसान हूँ कि तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तुमने तो मुझे बोला था कि तुम मुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाओगी, खाना खिलाओगी, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर लेकर आ गई हो। वो इसको कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, वो देखो ये कितनी अच्छी जगह है, हर तरफ से बारबेक्यू की अच्छे अच्छे खानों की टेस्टी टेस्टी सी स्मेल आ रही है। वो कहता है कि अब अपनी फजूल की बातें अपने पास ही रखो, अब मैं तुम्हारे किसी भी ट्रिक में नहीं फंसूंगा। और फिर रेस्टोरेंट का मालिक आकर कुछ और ग्रिल्स इनको दे देता है धोने के लिए और ये जल्दी से उठकर वहाँ से भागने लगता है। ये इसकी टांगों को पकड़ लेती है और इसको रोकने लगती है। वो इसको कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने तो दो, लेकिन वो इसको नहीं छोड़ रही होती, इसको पकड़े ही रखती है और इसे फिक्र होने लगती है कि कहीं मेरी पैंट ना उतर जाए।
और वो इसको कहने लगता है कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ो तो सही, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारी पूरी-पूरी हेल्प करवाऊँगा, जब तक तुम्हारा काम नहीं ख़त्म हो जाता है मैं नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये एक शॉप पर आकर कुछ स्टेशनरी का सामान वगैरह बाय कर रही होती है। कुछ पेपर स्टार्स को ये बाय करती है। वो कहता है कि इतनी मुश्किल से तुम काम करके पैसे अर्न करती हो और फिर फजूल में इन चीज़ों को बाय करने में अपनी सारी हार्डली अर्न मनी को वेस्ट कर देती हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा फूल हो। वो कहती है कि हाँ ना, मैं इसलिए तो पैसे कमाती हूँ कि मैं अपने पैसों को ज़ाया कर सकूँ। जिस पर वो कहता है कि वो तो मुझे पहले ही पता था कि तुमसे बड़ा फूल कोई हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इसकी माँ के लिए एक स्टील के बॉक्स में एक ब्रोच गिफ्ट के तौर पर सीओक ने छुपाया हुआ होता है और इसने एक नोट भी अपनी माँ के लिए लिख कर रख लिया होता है कि ये गिफ्ट आपके लिए है और ये प्योर गोल्ड का है। इसकी माँ बड़ी खुशी खुशी इस ब्रोच को चेक करती है और फिर इसे आकर रूम में देखती है तो ये बड़े आराम से बेड पर सो रही होती है और सीन प्रेजेंट में आ जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये तो सिर्फ पास्ट का एक सीन था। प्रेजेंट में तो इसकी माँ इसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से डील कर रही होती है। उन्होंने तो इसको सोने के लिए बेड ही नहीं दिया होता है, ये फर्श पर सो रही होती है और इसकी माँ बड़े गुस्से से आकर इसको देखती है, फिर जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। तो वहाँ पर पड़े हुए कंटेनर्स नीचे गिर जाते हैं जिनके शोर की वजह से ये उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर कमरे के रूफ को ये देखती है तो वहाँ पर वही स्टार्स अभी भी चिपके हुए होते हैं जो इसने कुछ साल पहले शॉप से बाय किए हुए होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सीएम फ्रेश अप होने के बाद ड्रेसअप हो रहा होता है और टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि फलां दिन मेटेओर शावर होगा और साथ साथ रेन के भी चांसेस हैं। तो हो सकता है कि हैवी रेन की वजह से मेटेओर शावर का विजिबिलिटी पर असर पड़ जाए। और इधर सीईओ की माँ बड़े गुस्से में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना रही होती है। इसके डैडी भी न्यूज़ देखने के बाद अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या मैं सीईओ को ब्रेकफास्ट के लिए जगा ना लूँ, लेकिन अपनी वाइफ का गुस्सा देकर वो कहते हैं कि मैं रहने ही देता हूँ, इसे सोने देता हूँ, बेचारी सफ़र की वजह से थकी हुई होगी। लेकिन तभी सीईओ खुद ही नीचे आ जाती है और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ खाना चेक करती है और अपनी माँ से कहती है कि मेरे लिए भी खाना निकालें, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन इसकी माँ तो खामोश रहती है और अपनी माँ का मूड देखने के बाद ये अपने डैडी से कहती है कि लगता है कि मम्मी ने तो मुझे खाना नहीं देना, मैं अपने लिए खाना खुद ही निकाल लेती हूँ। और वो खाना लेने के लिए आती है। इसके माँ इसको कहती है कि खाना तो मैं तुम्हें बाद में लेने दूंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि रात को तुमने जो जो बातें की थी क्या वो वाकई में तुमने सीरियसनेस में की थी या फजूल में तुमने कोई छगल मार दी थी। और यहाँ पर हमें पास्ट का यानी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी माँ ने इसको बिठाया होता है, इसके डैडी भी वहीं पर होते हैं और इसकी माँ इसको कह रही होती है कि तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम मुझे एग्जैक्ट रीज़न बता दो कि तुमने ये शादी क्यों तोड़ी है। क्या तुमने वाकई में उस लड़के को चीट किया था? क्या वाकई में तुम्हारा किसी और के साथ भी अफेयर था? वैसे तुम ऐसी लगती तो नहीं हो। वो कहती है कि मम्मी पापा आप मुझे अंडर एस्टिमेट ना ही करें तो बेहतर है। मैं बेशक लगती नहीं हूँ लेकिन मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा करैक्टरलेस किस्म की सेडक्टिव टाइप की लड़की हूँ। इसकी माँ तो इसको हल्का सा हिट करके कहती है कि बेशर्मों की तरह ज़ुबान चलाना बंद करो और मुझे सही सही बता दो कि तुमने ये शादी क्यों तोड़ी है। वो कहती है कि असल में रीज़न ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी अपनी लाइफ से और अपनी जॉब से और इसीलिए मैंने जॉब को भी छोड़ दिया और मैंने एंगेजमेंट को भी तोड़ दिया। इसकी माँ इसको कहती है कि चलो मान लिया कि यही बात होगी, लेकिन अब आगे के क्या इरादे हैं तुम्हारे? वो कहती है कि मैं खाना खाऊंगी। इसकी मम्मी को तो इसकी बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल करके अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि ठीक है आगे बताओ, खाना खाने के बाद तुम क्या करोगी? वो कहती है कि खाना खाने के बाद मैं सो जाऊंगी। इसकी मम्मी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इन्होंने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई होती है। इसके आंसर्स पर इसके डैडी को भी डर लग रहा होता है कि कहीं इसकी मम्मी के हाथों शामत ही ना आ जाए, इसलिए वो अपनी वाइफ के हाथ में पकड़ी हुई स्टिक को जल्दी से पकड़ लेते हैं। इसकी मम्मी इसको कहती है कि ठीक है खाना खाने के बाद सोने के बाद फिर तुम क्या करोगी? वो कहती है कि फिर मैं टीवी देखूंगी। इसकी मम्मी फिर से कहती है कि चलो ठीक है, अब खाना भी खा लिया तुमने, सो भी लिया, टीवी भी देख लिया, फिर वो कहती है कि फिर मैं सारा दिन घर पर रहकर आराम किया करूंगी और जॉब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब तो इसकी माँ से गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो इसको अच्छी खासी बातें सुनाने लगती है। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। ये अपनी माँ से कहती है कि हाँ मैंने रात को जो भी बोला था वो सब मैंने सीरियसनेस में ही बोला था। इसकी माँ कहती है कि निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। ये कहती है कि माँ आप मुझसे कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रही हैं।
तभी इसका भाई भी उठकर आ जाता है। ये इसको कहते हैं कि तुमने ये क्या केव मैन वाला हुलिया बना कर रखा हुआ है, जाओ जाकर शर्ट पहन कर आओ। वो कहता है कि ये बॉडी छुपाने के लिए नहीं है बल्कि ये तो दिखाने के लिए है। वो एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक रखता है, तो इसको सलमान खान की तरह अपनी बॉडी दिखाने का बहुत ज़्यादा क्रेज भी है। जब मौका मिले ये अपनी शर्ट को उतार देता है। एनीवेज तभी वहाँ पर डोरबेल होती है। इसकी फ्रेंड मू और सियोंग आए हुए होते हैं। ये मुँह से कहती है कि मैं तो मरते मरते बची हूँ रात को। मुँह इसकी माँ को कहती है कि आंटी, इसको जान से मारने की कोशिश तो आपने पहले भी की थी और याद है तब इसकी टांग ही टूट गई थी, पर अब जो हो गया सो हो गया, जाने दे। इसकी माँ इसको कहती है कि मैं इसे तब जान से मार डालती तो बहुत ही अच्छा होता। आज जो कुछ मुझे देखने को मिल रहा है ये मुझे देखना ना पड़ता। सियोंग इसकी माँ के लिए पंपकिन केक लेकर आया हुआ होता है जो इसकी माँ के फेवरेट होते हैं, जिस पर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम कितना मेरा ख्याल रखते हो, तुम्हारे अलावा मेरी पसंद की चीज़ कभी भी कोई नहीं लेकर आता है। फिर ये सब खाना खाने लगते हैं। इसका भाई तो कहता है कि मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। कार्ब्स तो मेरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये अपने भाई से कहती है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम खाना बिल्कुल नहीं खाओगे तो ये भी चीज़ तुम्हारी बॉडी के लिए डेंजरस है, इसीलिए तो तुम हमेशा फिटनेस के कंपटीशन में हार जाते हो। वो इसको कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम मुझे क्या मशवरा दे सकती हो, तुम तो खुद एक बहुत ही बड़ी लूजर हो, तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़कर यहाँ पर आ गई हो और मुझे मशवरा देकर सियाना बनना तुम बंद करो। इन दोनों बहन भाइयों में क्यूट से सिबलिंग्स वाली लड़ाई होने लगती है। ये एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींचने लगते हैं। तभी इनकी माँ गुस्से से बर्तनों को बजाती है और ये सब डर कर खामोश हो जाते हैं। फिर इसकी माँ जाकर ड्रम बजाने लगती है। इसके डैडी कहते हैं कि जब इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ना और इसका दिल करता है कि ये किसी की पिटाई करे, तो ये किसी की पिटाई करने के बजाय ये ड्रम को जाकर पीटने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं मुँह इसको कह रही होती है कि तुम मुझे तो एटलीस्ट से ही सही रीज़न बता दो कि तुमने जॉब को क्यों छोड़ा है और एंगेजमेंट तुमने क्यों तोड़ दी थी। मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि तुमने सिर्फ और सिर्फ बोर होने की वजह से ये सब कुछ किया है। तुम तो अपने फ्यूचर को लेकर, जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी। इनकी बातें ये भी सुनने लगता है। ये इसे कहती है कि मैंने बता तो दिया है और कितनी दफ़ा बताऊं कि मैं सिर्फ लाइफ में चेंज चाहती थी और कुछ भी रीज़न नहीं है। इसके फ्रेंड इसको कहती है कि अभी तो मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं बाद में आऊँगी और तुमसे सब सच उगलवा ही लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। और वो वहाँ से चले जाती है। इसके जाने के बाद ये लेट जाती है और सियों को कहती है कि इधर आओ ज़रा, मेरी बात तो सुनो। वो कहता है कि पहले तुम उठ कर बैठो फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वो कहती है कि 1 मिनट के लिए आओ तो सही, एक बहुत ही ज़रूरी मुझे बात करनी है। वो इसके पास बात सुनने के लिए आता है तो ये इसको गर्दन से पकड़कर इसका गला दबाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे मेरी माँ के पास रात को छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद करके भाग गए थे और तुमने तो मुझे बोला था कि तुम मुझे रेस्क्यू करोगे। झूठे धोखेबाज इंसान कहेंगे। इतने में इसकी माँ आकर इसको छुड़वाती है और इसको डांटती है कि ये तुम किस तरह की अग्रेसिव हरकतें करती फिर रही हो। फिर वो सियों को कहती है कि मैंने तुम्हारे स्टाफ के लिए राइस केक बनाए हुए हैं, जाते जाते लेते जाना और अपने ऑफिस में सबको खाने के लिए देना। ये कहती है कि अपनी सगी बेटी के साथ तो आपका सलूक सुतेलों जैसा है और बाहर के लोगों के साथ आप इतनी ज़्यादा क्लोजनेस रखती हैं। वो इसको कहता है कि तुम जेलस क्यों हो रही हो मेरा और आंटी का प्यार देखकर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये इसके साथ इसके ऑफिस आती है राइस केक देने के लिए। ऑफिस में वही सेरेमनी वाली लड़की भी होती है और सीईओ का पार्टनर भी होता है। ये लड़की इससे पूछती है कि आप दोनों में तो लगता है बचपन की दोस्ती है, तो आप मिस्टर सीईओ के बारे में काफ़ी कुछ जानती होंगी, तो हमारे साथ भी ज़रा शेयर करें कि ये बचपन में किस तरह के इंसान थे। वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं तो इसके बारे में हर चीज़ जानती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि बचपन में मैं इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। ये बिल्कुल भी सोशल नहीं था। मैंने इसके फ्रेंड्स बनवाने में हेल्प की, अपने ड्राइव्स मैंने हमेशा इसके साथ शेयर किए, इसे खाना मैं खुद खिलाती थी और इसको मैनर्स भी मैं सिखाती थी। वॉशरूम में भी मैं इसको खुद ही लेकर जाया करती थी, इसके हाथ भी मैं ही वॉश करवाया करती थी। तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है और वो आकर इनसे कहता है कि ये तो फजूल में सब बकवास कर रही है, हकीकत में तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बचपन में मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली किया करती थी। मैं वॉशरूम जाता था तो ये वहाँ पर पीछे से एकदम से आ जाया करती थी दरवाज़ा खोल के
और जो चीज़ इसने खुद नहीं खानी होती थी ये मुझे देती थी खाने के लिए। मुझे बीन्स अच्छे नहीं लगते थे, तो ये अपने खाने में से बीन्स निकाल निकाल कर मेरी डिश में डाला करती थी। और मैं जब भी खेला करता था तो ये वहाँ पर आकर मुझे छेड़ते हुए सारे खिलौनों को गिरा दिया करती थी। ये इसे कहती है कि तुम ये सब झूठ कह रहे हो, वो कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, तुम एक नंबर की झूठी हो। और इन दोनों की ये फाइट सुनकर देखकर ये दोनों हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इसकी माँ मार्केट तक जाती है तो कुछ लेडीज सहयोग की एंगेजमेंट को लेकर बड़ी नेगेटिव सी बातें कर रहे होते हैं कि शायद इसने किसी लड़की की वजह से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ा है या फिर उस लड़के ने ही इसको छोड़ दिया होगा। इस तरह की लेडीज गॉसिप करती हैं, ये इसी तरह की नेगेटिव बातें कर रही होती है जिनसे इसकी माँ ऑफेंड हो जाती है और ये सीधा अपनी फ्रेंड के पास आकर इसको बताती है कैसे औरतें इनकी बेटी के बारे में नेगेटिव बातें कर रही हैं। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें किसने बोला था कि बीच बाजार में रोड पर खड़े होकर तुम अपनी बेटी को मारना पीटना इस तरह से शुरू कर दो। जो भी था तुम्हें अपने घर के अंदर मामला सॉर्ट आउट करना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं ये छत पर लेटी हुई आसमान को देख रही होती है, फिर ये एक वेजिटेबल पॉट को देखती है और फिर छत पर ही ये कुकिंग भी करने लगती है अपने मूड को बेहतर करने के लिए। और यहाँ पर मुँह भी आ जाती है और मुँह सी ओंग को भी यहाँ पर मैसेज करके आने के लिए कहती है, वो भी आने ही वाला होता है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इसके माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे यकीन है कि कोई ना कोई बात तो है जो सियोक मुझसे छुपा रही है। वो शायद मुझे ये बात नहीं बताएगी, लेकिन अगर तुम उससे पूछोगी तो तुमको तो वो बता ही देगी। वो कहता है कि मैं से क्यों पूछूं, वो रिलैक्स होना चाहती है, हमें चाहिए कि हम इसको रिलैक्स होने दें, इसे आराम करने दें, जो हो गया सो हो गया। इसकी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने बच्चों की। वो ये कहकर वहाँ से गुस्से से चले जाती है। और सहयोग का डैडी खुद से बात करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि इसकी इंगेजमेंट क्यों टूटी हुई होगी, क्योंकि इसके फियांसे को हमारी फैमिली सूटेबल नहीं लगी हुई होगी। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सहयोग आ जाता है, मुँह इसको कहती है कि मैं अभी वाइन लेकर आती हूँ। वो वाइन लेने के लिए चले जाती है और ये इसको कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुकिंग कर देता हूँ, तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ और मैं वहाँ पर जाकर खाना बनाने लगता हूँ। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ही अच्छा खाना बना सकती हूँ। यूएसए में इतने साल रहकर मैंने खाना बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। इवन कि मेरा एक चैनल भी है जहाँ पर मैं अच्छी अच्छी कोरियन रेसिपीज़ को शेयर किया करती थी। और वो मोबाइल में सर्च करके इसको दिखाने लगती है और वो इसको कहने लगता है कि आज 2 दिन हो गए हैं, तुम आखिर कब तक अपनी माँ से छुपा कर रखोगी मुँह, और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बार बार पूछते रहेंगे, आज नहीं तो कल तुम्हें इनको बताना ही होगा, तो जितनी जल्दी हो तुम इनको बता दो, बेहतर होगा। वो इसकी तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है कि क्या ये जानता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन इसने मुझसे अभी तक नहीं पूछा है। वो इसे कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि मैं क्या छुपा रही हूँ। वो कहता है कि नहीं, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस अपनी माँ को बता देना जो भी बात है। वो उठकर इसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कहने के लिए मेरी माँ ने ही भेजा है ना। और फिर वो इसका दोबारा से गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। यहाँ पर फिर से ये सीन कट हो जाता है। इधर इसकी माँ इसके फियांसे को कॉल करने लगती है, लेकिन वो तो पिक ही नहीं करता और वो सोचती है कि ये मेरी कॉल को पिक क्यों नहीं करा है। फिर हम देखते हैं सहयोग सीढ़ियों से नीचे आती है तो इसकी माँ अपने मोबाइल को छुपाने लगती है। ये अपनी माँ से कहती है कि आप अपने मोबाइल को मुझसे छुपा क्यों रही हैं, लेकिन वो तो इसकी बात का जवाब नहीं देती है। ये अपनी माँ के पीछे पीछे किचन में आ जाती है। फिर ये अपनी माँ से कहती है कि सहयोग की कंपनी की कल इनॉग्रेशन है, जिसके लिए इसने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है। इसकी माँ कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम इस पार्टी में हरगिज नहीं जाओगी, तुम घर पे ही रहोगी, मैं चले जाऊंगी। फिर इसकी माँ बर्तन ऊपर रखने लगती है। ये इनके पॉकेट से मोबाइल को निकाल कर चेक कर लेती है कि इसकी माँ ने तो इसके एक्स को कॉल की हुई होती है। ये अपनी माँ को कहती है कि आप जानती भी हैं कि अब मेरा और इसका रिलेशनशिप टूट चुका है, फिर भी आपने इसको कॉल की, इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये उसका नंबर डिलीट कर देती है और अपनी माँ को कहती है कि आज के बाद आप कभी भी इसको कॉल नहीं करोगी। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपनी कोई बिजनेस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिससे इनकी कंपनी को काफ़ी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। कोई रिपोर्टर इनका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा होता है और ये रिपोर्टर का वेट कर रहे होते हैं। और रिपोर्टर तो असल में वही रेड फ्लैग वाला लड़का होता है। वो आता है तो उसी वक्त एक ओल्ड लेडी जो कि कबाड़ का सामान कलेक्ट करती है, सेल करती है, इसकी ट्रांसपोर्ट बीच रोड पर टूट जाती है। रिपोर्टर इस लेडी की हेल्प करने लगता है, ये भी जल्दी से जाकर इसकी हेल्प करने लगता है। फिर ये इस लेडी से पूछता है कि आपको इतने ज़्यादा कबाड़ के कितने पैसे मिलते हैं, जिस पर वो कहती है कि बड़ी मुश्किल से 1 kg के मुझे 100 वॉन से भी कम मिलते हैं।
इस लेडी के जाने के बाद ये दोनों डिस्कस करते हैं कि ये लेडी इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करती होगी। इधर हम देखते हैं ये बस में बैठी हुई होती है, गुमसुम सी कहीं जा रही होती है और अपने पास्ट की कुछ यादों में ये खो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि इसको वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा हरास किया जाने लगा था। सब लोग इसको टिपिकल कोरियन वर्कहोलिक घुमंडी कहकर बुलाना शुरू हो गए थे। और फिर एक और सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है, रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। और फिर वो अपने फियांसे के पास इससे मिलने के लिए चली भी जाती है। वो किसी बार में बैठा हुआ होता है, हमें इसका फेस नहीं दिखाया जाता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। ये इन यादों को याद करके बड़ी डिस्टर्ब सी होती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रिपोर्टर इनका इंटरव्यू कर रहा होता है, इनकी बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में, प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। फिर इसको किसी की कॉल आती है और ये कॉल सुनने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं सियोंग के डैडी बाहर जा रहे होते हैं और ये जाते जाते अपनी वाइफ को बताते हैं कि मैं ज़रा काम की वजह से कहीं जा रहा हूँ और मुझे वापस आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि सियोंग ने अपनी कंपनी की ग्रैंड ओपनिंग कल रखी है, क्या वहाँ नहीं जाना तुमने? तो वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको फ्लावर भेज दूंगा और कॉल पर मैं इससे बात भी कर लूँगा। वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने घर आ रही होती है, रास्ते में इसको पोमीग्रेनेट का एक ट्री दिखाई देता है। वो जल्दी से इसको उठा लेती है, फिर वो चलते चलते अपने घर आ जाती है। इसके घर से सियोंग बाहर निकल रहा होता है, इसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुम इतनी लेट कहाँ से आ रही हो? वो कहती है कि तुम ये ट्री रखो, मैं तुम्हारी कंपनी की इनॉग्रेशन के लिए तुम्हें एक यूनिक सा गिफ्ट देना चाहती थी, ये ले लो, ये पोमीग्रेनेट ट्री है, ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें मेरी याद आती रहेगी। वो कहता है कि तुम तो बहुत ही इमोशनल बातें कर रही हो, लेकिन इसको पकड़ो, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मैं इसको नहीं लेकर जा सकता हूँ, तुम कल पार्टी में आओगी तो इसको लेते आना। वो कहती है कि शायद मैं पार्टी में ना आऊँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी से ये दे रही हूँ। वो कहता है कि क्यों नहीं आओगी, जिस पर वो खामोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं इसकी माँ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, इसे इसका ब्रोच नहीं मिल रहा होता। ये ब्रोच को ढूंढने में अपनी माँ की हेल्प करने लगती है तो देखती है कि मेकअप का जो सामान इसने काफ़ी सालों पहले अपनी माँ के लिए भेजा होता है, वो तो इसकी माँ ने यूज़ ही नहीं किया होता बल्कि संभाल कर रखा हुआ होता है। ये अपनी माँ से कहती है कि आपने मेकअप को यूज़ क्यों नहीं किया, जिस पर ये कहती है कि ये तो मैंने किसी खास ओकेजन के लिए संभाल कर रखा हुआ है और वो चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये पार्टी में आती है, सब फ्रेंड्स भी पार्टी में आई हुई होती हैं और सियोंग के काम की, ऑफिस की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती हैं। सियोंग इनसे पूछता है कि सियोंग नहीं आई है क्या? वो कह देती है कि नहीं, इसे कोई ज़रूरी काम था इसलिए वो नहीं आई है। यहाँ पर हम देखते हैं पार्टी में सब फ्रेंड्स इनको बार बार क्वेश्चन कर रही होती हैं, बहुत ही ऑफेंडिंग टाइप के क्वेश्चन इनसे कर रही होती हैं कि तुम्हारी बेटी ने जॉब क्यों छोड़ी है और 100 तरह की बातें जिनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। फिर हम देखते हैं सीयू को इसके डैडी की कॉल आती है, वो इसको कंग्रेचुलेट करते हैं। ये इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि इसके डैडी ने सिर्फ इसको कॉल की है, वो खुद नहीं आए हैं। और यहाँ पर सीयू भी आ जाती है, ये अंदर जाते जाते इसको देखकर रुक जाता है और इससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम आज नहीं आओगी। वो कहती है कि मैं बस ज़रा थोड़ी देर के लिए ही आई हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए, तुम इनको बुलाओ और मैं इनसे बात करके चले जाऊंगी। वो इसको कहता है कि नहीं, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अब तुम पार्टी में आ ही गई हो तो अंदर भी आ जाओ। वो इसको लेकर अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसकी माँ वॉशरूम में होती है और बाहर कुछ स्कूल मेट आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मी सुख तो खुश होने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही कर रही थी, अंदर से तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसकी बेटी की एंगेजमेंट जो टूट गई है, ये तो अपनी बेटी की सक्सेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील किया करती थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा गरूर था, लेकिन अब इसकी बेटी की एंगेजमेंट टूट गई है तो इसका गरूर भी टूट गया होगा। ये इनकी बातें सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। इसका तो दिल करता है कि ये जाकर इनको अच्छी खासी बातें सुनाए, लेकिन चुप ही रहती है। और यहाँ पर ये इसको लेकर अंदर आ जाता है और कहता है कि ये देखो, मैंने तुम्हारा दिया गया पोमीग्रेनेट का ट्री एज ए गिफ्ट यहाँ पर सजा कर रख दिया है। ये इधर उधर देखते हुए बड़ी घबराई हुई लग रही होती है। ये इसको कहता है कि क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हो? तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम किया होगा जिसकी वजह से तुम लोगों से बचती फिर रही हो। वो इससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़रा जल्द से जाकर मेरी मम्मी को बुला लाओ क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। वो कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, इतनी जल्दी किस बात की तुम्हें पड़ी हुई है, मैं तुम्हें अभी यहाँ से इतनी जल्दी
जाने तो नहीं दूंगा, पहले तो तुम खाना खाओगी फिर ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और मैंने बहुत ही अच्छी केटरिंग का इंतज़ाम किया है। वो तो मना करती है लेकिन वो बार बार इसको इंसिस्ट करता है और वहाँ से चला जाता है इसके लिए खाना लाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ देर के बाद इसकी माँ इधर आ जाती है। ये अपनी माँ को ब्रोच देती है और खुश होकर कहती है कि मुझे ब्रोच मिल गया था इसलिए मैं जल्दी से आपको देने के लिए आ गई हूँ। इसकी माँ इससे जल्दी से ब्रोच को पकड़कर अपने पॉकेट में डाल लेती है और कहती है कि अब तुम जाओ यहाँ से, कहीं तुम्हें कोई देख ना ले। वो कहती है कि माँ क्या बात है, क्या मेरी वजह से आपको एम्बैरसमेंट हो रही है। इतनी देर में वहाँ पर सब इनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। सीयू की माँ कहती है कि मैं तो पहले ही अपनी बेटी से कह रही थी कि मैं आप सबसे अपने स्कूल फ्रेंड से तुम्हें मिलाती हूँ, लेकिन इसको जल्दी पड़ी हुई थी घर जाने की और ये बस घर जा ही रही थी। इसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये हमसे मिलने के लिए नहीं आई लेकिन हम तो इसको देखने के लिए मिलने के लिए आ गए हैं और तुम्हारी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी बस कुछ दिनों तक यूएस से वापस जाने ही वाली है, वहाँ पर ये जॉब करती है ना, तो कुछ दिनों के लिए सिर्फ ये छुट्टियों पर आई हुई थी और ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करती है। ये फिर से बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देती है। ये तो अपनी माँ के झूठ पर हैरान होकर इनको देखने लगती है और इधर से सयोंग भी ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने घर आकर गुस्से से फर्श पर बैठ जाती है। फिर इसकी माँ कमरे में आती है तो ये अपनी माँ से कहती है कि आप तो बहुत ही अच्छा झूठ बोल लेती हैं। जिस पर इसकी माँ इसको कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, तुम वाकई में यूएस वापस जा रही हो। वो कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं कि आपको मैंने बताया नहीं है कि मैंने तो जॉब छोड़ दी है, तो अब मैं कैसे वापस जा सकती हूँ। जिस पर इसके माँ इसको कहती है कि वो मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने एक दफ़ा कह दिया ना कि तुम वापस जाओगी और वापस जाकर अपनी जॉब को रिजाइन करोगी, तो बस अभी के अभी अपने बैग को पैक करो और जाओ यहाँ से। वो कहती है कि मैं तो कभी नहीं जाऊँगी, मैंने आपसे कह दिया ना कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मैं पैकिंग वैकिंग करूँगी। इसकी माँ कहती है कि रुको ज़रा, तो मैं खुद ही तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। और फिर वो गुस्से से इसके बैग को पकड़ती है और इसके बैग को वो नीचे गिरा देती है। ये अपनी माँ को कहती है कि माँ क्या हो गया है आपको, क्या आप पागल तो नहीं हो गई हैं। इसकी माँ इसको कहती है कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ और मुझे तुमने पागल कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे लेकिन तुमने सारे ख्वाबों पर, उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। सियोक कहती है कि माँ आपको सिर्फ अपने ख्वाबों की फ़िक्र है, अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं है। मैंने जॉब छोड़कर, एंगेजमेंट तोड़कर कौन सा इतना बुरा काम किया है जो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैंने इतने साल जॉब करके आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। अब मैं आपके पास आई हूँ, आपके साथ मेरा रहने को दिल करता है, तो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करिए। वो रोते हुए वहाँ से ये सब कहकर चले जाती है। इसकी माँ को इसकी बातों ने इफ़ेक्ट किया होता है, वो उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। इधर ये गुस्से से बाहर निकल कर कहीं चले जाती है। बाहर सियोंग खड़ा इन दोनों माँ बेटी की बातें सुन चुका होता है। इसे भी सियो के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। फिर ये इसके पीछे पीछे किसी नियर बाय ग्राउंड में, पार्क में चला जाता है। ये इसको इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन ये इसको नज़र नहीं आती है। ये थोड़ा सा और आगे जाकर झूलों में देखता है तो ये एक स्विंग पर बैठी हुई रो रही होती है। इसके बाल नीचे को बिखरे हुए होते हैं। इसको देखकर कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझा कि बाल खोले कोई भूतनी वगैरह यहाँ पर बैठी हुई होगी। ये जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए, स्माइल करते हुए इसको कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहीं और जा ही नहीं सकती हो। वो कहती है कि देखो इतने सालों बाद ये प्लेग्राउंड कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, चलो फलां झूले पर जाकर बैठते हैं। फिर खुद ही ये कहती है कि नहीं तुम रहने दो, बचपन में तुम्हें इस झूले पर बैठने से बहुत ही ज़्यादा डर लगा करता था। वो फिर आकर खुद झूले पर बैठ जाती है और इसके पीछे पीछे ये भी आकर झूले पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ जो डर जाऊँगा, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। वो कहती है कि हाँ अब तुम काफ़ी लंबे हो चुके हो, काफ़ी बड़े हो चुके हो। वो कहता है कि हाँ ना, अब मैं 34 ईयर का हूँ, अब तो मैंने लंबा और बड़ा होना ही था। 34 एज सुनकर ये थोड़ी सी खामोशी से कहती है कि हाँ हम दोनों ही 34 ईयर के हो गए हैं। फिर वो इससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि बचपन में जब भी तुम इस झूले पर बैठा करती थी तो आसमान की तरफ बादलों को देखते हुए तुम कहा करती थी कि मैं बादलों को कैंडी की तरह खाना चाहती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता होता था तब जब मैं छोटी थी कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तारों को, बादलों को अपने हाथ से टच कर सकूंगी।
ये यही बातें कर रहे होते हैं कि बारिश होना शुरू हो जाती है। सियोंग जाकर जल्दी से अम्ब्रेला किसी नियर बाय शॉप से बाय करके ले आता है। ये इसको कहती है कि तुमने एक ही अम्ब्रेला को क्यों बाय किया है? मेरे लिए भी कोई एक छोटा-सा अम्ब्रेला तो तुम लेते आते। वो कहता है कि मैं क्यों तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? तुम खुद जाओ और अपने लिए अम्ब्रेला बाय करके लेकर आओ। वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर नहीं तुम लेकर आना चाहते मेरे लिए अम्ब्रेला, तो अपना यही अम्ब्रेला मेरे साथ थोड़ा-सा शेयर तो करो। फिर वो दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं और एक दूसरे से ये अम्ब्रेला खींच-खींच कर अपने आप को ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ्रैंक होते हैं। इसी तरह से एक दूसरे की चीज़ों को ये खींच-खांच कर लेते ही रहते हैं। इसको कहती है कि क्या तुम्हें याद है एक दफ़ा तुम्हें रात के टाइम में यहाँ पर छोड़कर भागी थी और तुम बहुत ही ज़्यादा रोते रहे थे। वो इस बात को याद करके बहुत ही ज़्यादा हँसने लगती है। वो इससे ये भी कहती है कि क्या तुम्हें ये भी याद है कि मैं फ़लाँ जगह पर गिर गई थी और मेरे माथे पर फ़ोरहेड पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी, मुझे निशान पड़ गया था और तब मैं बिल्कुल एलियन की तरह लगा करती थी और मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत ही ज़्यादा मज़ाक उड़ाया करती थी और फिर मैंने कितने दिनों तक तो शीशा ही नहीं देखा था। वो अपने बचपन की ये सारी बातें याद करके हँसने लगती है और वो नोट करता है कि ये झूठा-मूठा हँस रही है। वो इसको कहता है कि ये झूठा-मूठा हँसने का नाटक बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो। वो तो वाक़ई में रोना शुरू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोती है और यहाँ पर इसकी माँ इसका बैग उठाकर फिर रूम में लेकर आ जाती है। फिर इसके लिए बिस्तर बिछाती है और इसका दिया गया ब्रोच भी निकाल कर अपनी शर्ट को लगाती है और फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर ये सीन दोबारा से इन दोनों पर शिफ्ट हो जाता है। वो इससे कहता है कि रोने से तुम्हारा सारा मेकअप उतर गया है। वो कहती है कि फिर क्या हुआ? तुम्हारे सामने मेकअप करके बैठे रहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे सामने बदसूरत हूँ या फिर खूबसूरत हूँ। फिर वो कहती है कि क्या तुमने हम दोनों माँ-बेटी की फ़ाइट सुन ली थी ना? वो कहता है कि हाँ, तुम इतना ज़्यादा लाउड जो बोल रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। वो कहती है कि मुझे लगता है मेरी माँ को मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो कहता है कि मोहब्बत जिनसे हो, नफ़रत भी उन्हीं से होती है। इतने में आसमान पर एक शूटिंग स्टार सीईओ को नज़र आता है। वो इसे बताती है कि देखो, देखो सामने शूटिंग स्टार है। फिर ये विश करने लगती है। ये कहता है कि ये कितनी चाइल्डिश है, अभी भी ये ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रही है। फिर ये खुद भी विश करने लग जाता है। ये इसको कहती है कि तुमने क्या विश की है? वो कहता है कि मेरी कंपनी थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स में है, तो मैंने यही विश की है कि मेरी कंपनी की, मेरे बिज़नेस की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। वो कहती है कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें? तुम मुझे बताओ, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। वो कहता है कि तुम किस तरह से सॉर्ट आउट करोगी? एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास फाइनेंस की कमी है और मैंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर दी है और मुझे डर है कि अब कोई इन्वेस्टर ना होने की वजह से कहीं मुझे अपनी कंपनी बंद ही ना करनी पड़ जाए। वो कहती है कि क्या तुमने किसी से पैसे लेने हैं, उधार वगैरह लेना है, तो मुझे बता दो, मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं उस बंदे से तुम्हें पैसे निकलवा कर दे सकती हूँ। वो कहता है कि रहने दो, तुम आई इतनी बदमाश गुंडी कहीं की। वो कहती है कि पैसे नहीं निकलवाने तो चलो मुझे कुछ खिला ही दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और आजकल जो मेरी माँ का मूड है तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे खाने के लिए कुछ देंगी। और फिर वो खाना खाने के लिए जाने लगते हैं और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग में इसकी मदर इसको देखने के लिए आती है तो ये तो कमरे में होती ही नहीं है। इसकी माँ कहती है कि पता नहीं ये सुबह-सुबह कहाँ चली गई है और इधर हम देखते हैं ये फाइल्स को हाथ में पकड़े हुए कहीं जा रही होती है। फिर ये अपने घर आती है, इसकी मम्मी ब्रेकफ़ास्ट बना रही होती है। इसका डैडी इसको कहता है कि आ जाओ जल्दी से खाना खा लो। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है और फिर वो आकर अपने रूम को देखती है तो हैरान ही रह जाती है। इसका कमरा तो बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ होता है। ये जल्दी से नीचे को भागती है, अपनी माँ से कहती है कि मेरे रूम को क्या कर दिया है आपने? इसकी माँ इसको कहती है कि मैंने तो तुम्हारे रूम को रीडू करवाया है। इसके डैडी इसको कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने सियोंग से कहकर तुम्हारे कमरे को रीडेकोरेट करवाया है, दोबारा से सेट करवाया है। इसकी माँ का तो सारा गुस्सा, नाराज़गी ख़त्म हो चुकी हुई होती है। वो इससे कहती है कि बैठो अब खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए फ़ेवरेट फूड बनाया है जो तुम बहुत ही शौक़ से खाती हो। फिर इसके डैडी इसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं। इसकी माँ अपने हस्बैंड को कहती है कि आराम-आराम से खाना खिलाओ, कहीं इसके गले में खाना अटक ही ना जाए। फिर ये बड़े मज़े-मज़े से खाने को एंजॉय करते हुए खाना खाने लगती है। अगली सीन में हम देखते हैं ये रात को अपने रूम में आती है
और बहुत ही चाव से एक्साइटमेंट से अपने रूम को देखती है। फिर ये स्टार्स को देखती है जो इसकी छत पर लगे हुए होते हैं और हमें यहाँ पर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कभी इसने इन स्टार्स को बहुत ही चाव से छत पर लगाया होता है और फिर इसके बाद सियोंग इन स्टार्स को छत पर लगाता है। ये जल्दी से सियोंग को कॉल करती है। वो कहता है कि इतनी रात को तुमने मुझे कॉल क्यों की है। वो कहती है कि ये स्टार्स तुमने मेरे रूम की छत पर क्यों लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, तुमने तो कमाल ही कर दिया है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ छत ही अच्छी लगी है, क्या बाकी का रूम तुम्हें अच्छा नहीं लगा है। तुम्हारा तो वो टेबल भी जिस पर बैठकर तुमने अपने सीनियर को एक दफ़ा लव लेटर लिखा था वो भी मैंने सेट कर दिया है। तुम्हारा बेड जिस पर तुमने रिजेक्ट हो जाने के बाद बहुत से आंसू बहाए थे मैंने इसको भी सेट कर दिया है। और तुम्हारा वो ब्लैंकेट जिसमें तुम एम्बैरसमेंट की वजह से छुप जाया करती थी मैंने तो इसको भी रिक्रिएट कर दिया है। वो कहती है कि तुम मुझे इतनी एम्बैरेसिंग मेमोरीज को याद क्यों करवा रहे हो। और फिर वो कर्टन को उठाती है तो देखती है कि सामने तो ये होता है, ये भी अपने घर के रूम की खिड़की में खड़ा होता है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्टार्स को लगाने लगती है तो ये गिरने लगती है और ये सीधा सियों के ऊपर गिरती है और फिर ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं और ये एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। इनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।